हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के बॉटनी पेपर सेकंड का यूनिट सेकंड। ओके, इससे पहले हम लोगों ने पेपर 1 का ऑलरेडी यूनिट 1 एंड यूनिट 2 ख़त्म कर लिया है फ्रॉम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर एंड हमने सेकेंड पेपर का जो फर्स्ट यूनिट है उसको वन शॉट के रूप में पूरी तरीके से हलवा क्लियर कर लिया है। नाउ दिस इज़ टाइम फॉर योर सेकेंड यूनिट एंड without wasting much time let's start the today's video। देखिए, आपकी सेकेंड जो यूनिट है, इस यूनिट में आपके लिए ट्रांसक्रिप्शन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की बात की गई है और ये काफ़ी बड़ी यूनिट है। ओके, अगर मैं इस टेबल ऑफ कंटेंट की बात करूँ इस पर्टिकुलर यूनिट की, तो यहाँ आपको टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ आरएनए पढ़ना है। मतलब आपको आरएनए जानना होगा, आरएनए कितने टाइप के हैं ये जानना है। देन आरएनए पॉलीमरेज, उसके टाइप्स देखने हैं आपको। फिर बल्कि यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, लेकिन इस आपको पर्टिकुलर टॉपिक में कहीं ट्रांसक्रिप्शन देखने को नहीं मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा ट्रांसलेशन। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस तरीके से हलवा क्लियर करूँ हर एक टॉपिक को कि आपको ना दिक्कत ना हो किसी चीज़ को समझने में। ओके, तो यहाँ पर आपको प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन के बारे में थोड़ा देखना है, फिर जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ना है, फिर जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन के बारे में पढ़ना है हमारे प्रोकैरियोट्स में, पर्टिकुलरली लैक ओपेरॉन की बात करनी है एंड यूकैरियोट्स में थोड़ा बहुत आपको केवल देख लेना है। ओके, तो हो सकता है कि ये जो यूनिट है वो 3 वीडियो में ख़त्म हो, तो आप डेली क्लास अटेंड करने आ जाना, जो भी आपकी रेगुलर टाइमिंग है 12 बजे दोपहर में। ओके, एंड जूलॉजी की तो 6 बजे चली रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, देखिए, सेंट्रल डोगमा ऑफ मोल बायो या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होता है। इसमें हम सेंट्रल डोगमा मतलब क्या होता है कि इसमें हम एक फ्लो, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जो एक फ्लो है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, उसकी बात करते हैं। जैसे कि कैसे एक जेनेटिक मटेरियल हमें पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है, बस इसे ही हम सेंट्रल डोगमा में पढ़ते हैं। अभी सेंट्रल डोगमा मैंने जिस हिसाब से समझा है मैं उस तरीके से आपको समझाती हूँ। सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल मतलब कि ये एक सेंटर है, हमारी लाइफ का एक सेंट्रल पार्ट है और हमारी लाइफ के सेंट्रल पार्ट में डीएनए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। डीएनए प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब अगर डीएनए नहीं है तो वी हैव नथिंग, हमारे पास कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ना। हमारा बाल का कलर कैसा होगा, हमारी आंखों का कलर कैसा होगा, हम कैसे दिखेंगे, हम लंबे होंगे, हम छोटे होंगे, हम कैसे होंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि डीएनए में है जीन एंड जीन इन सब चीज़ों को रेगुलेट करता है। तो सेंट्रल डोगमा मेरे जैसे मैंने समझा, मैं उस तरीके से आपको बता रही हूँ कि दिस इज द सेंटर ऑफ आवर लाइफ एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सेंटर ऑफ आवर लाइफ तो इट इज़ डीएनए। अगर डीएनए नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ओके, बिकॉज इट कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर रहा है, किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म में ये कार्य कर रहा है, यही सब हम सेंट्रल डोगमा ऑफ मोल बायो में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इस सेंट्रल डोगमा में एक आपको ना एक स्टेटमेंट रट लेनी है, याद कर लेनी है कि डीएनए मेक्स आरएनए एंड आरएनए मेक्स प्रोटीन। क्या बोला मैंने कि डीएनए जो है ये आरएनए बनाएगा और आरएनए जो है वो प्रोटीन बनाएगा। दिस इज द सेंट्रल डोगमा। ये फ्लो याद करना है कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। अब जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। वहीं जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कुछ वायरसेस में जहां आरएनए से डीएनए बन जाता है तो उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। जनरली हम क्या देख रहे हैं कि जनरली अगर मैं बात करूं, जनरली नहीं, जनरली अगर मैं बात करूं तो डीएनए को आरएनए में हम कन्वर्ट करते हुए जब देखते हैं तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। कोई चीज़ उल्टी हो रही है तो हम उसे रिवर्स बोलते हैं, है ना। तो जब आरएनए से डीएनए बन जाता है तो वो हम कह देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब बात आती है कि दीदी डीएनए कैसे बनता है। हमें ये तो पता चल गया कि डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। नाउ डीएनए कैसे बनता है, तो इसके पहले जो यूनिट 1 थी उसमें पूरी तरीके से जेनेटिक मटेरियल जो कि हमारा डीएनए है उसके बारे में बात की गई थी। पूरे स्ट्रक्चर्स वगैरह हो गए, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने डीएनए के बारे में, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हो गए, सब चीज़ों को मैंने डिस्कस किया। अब डीएनए बनता है रेप्लिकेशन से। मेरे पास, अच्छा मुझे खाना बनाना है, ठीक है, तो मुझे अगर कोई सब्जी बनानी है तो फर्स्ट मेरे पास सब्जी होनी भी तो चाहिए। अब मैं दाल चावल से सब्जी तो नहीं बना दूंगी, मेरे पास होना चाहिए ना सब्जी। वैसे ही जो हमारा डीएनए है, जब डीएनए ही नहीं रहेगा तो हम कैसे आरएनए प्रोटीन बना देंगे। तो डीएनए बनना बहुत ज़रूरी है। डीएनए कैसे बनता है,
डीएनए रेप्लिकेट करके बनता है। डीएनए खुद को क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, अपनी ही कॉपी बना देता है, तो उसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि जो यहाँ पर 3 टर्म्स हमने पढ़े हैं अभी फिलहाल में, डेट इज डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। तो डीएनए बन रहा है रेप्लिकेशन से, डीएनए से आरएनए बन रहा है ट्रांसक्रिप्शन से, एंड आरएनए से प्रोटीन बन रहा है ट्रांसलेशन से। कुछ वायरसेस में हम ये देखते हैं कि यही आरएनए डीएनए बना देता है, तो इसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट कि व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा? सेंट्रल डोग्मा की एक स्टेटमेंट याद कर लीजिए कि डीएनए मेक्स आरएनए, आरएनए मेक्स प्रोटीन। एम आई क्लियर विद दिस स्लाइड? नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड। जो चीज़ मैंने बोली है उसे इसमें आपको पैराग्राफ में लिख के बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व 3 मेन स्टेजेस। क्या, कौन सी प्रोसेस? सेंट्रल डोग्मा की। सबसे पहले होता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में हम क्या देखते हैं कि जो डीएनए है ये खुद की कॉपी बनाता है, एक आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल बना देता है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, और यही एक न्यू सेल से दूसरे सेल में क्या किया जाता है, भेजा जाता है। जैसे बहुत ही सिंपल सा मैं एग्जांपल बताती हूँ कि रिप्रोडक्शन के दौरान जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट होते हैं तो दे बोथ प्रोड्यूस एन नंबर, है ना, कॉन्ट्रीब्यूट एन नंबर, प्रोड्यूस नहीं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं एन। हैप्लॉइड इधर से भी आता है, हैप्लॉइड इधर से भी आता है, कॉन्ट्री दोनों का सेम रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आकर के ये डाइप्लॉइड हो जाते हैं। तो ये जो एक सेल आई, ठीक है, द सेल फ्रॉम मदर, ठीक है, ये हैप्लॉइड सेल, एंड द सेल फ्रॉम फादर, ठीक है, इनके पास अपना अपना डीएनए है ना, दे बोथ सेल हैव डीएनए, और दोनों के कैरेक्टरिस्टिक है। लाइक मान लीजिए कि फादर जो हैं वो टॉल हैं, और सॉरी ये तो मदर मैंने लिख दिया ना, वेट अ मिनट, फादर जो हैं ये टॉल हैं और मदर जो है इनकी आईज ब्लू है ना। अब क्या होगा कि इनका जो डीएनए है वो इन कैरेक्टर को ले करके आपके अंदर जाएगा, क्योंकि ये जो 2 एंड जो डाइप्लॉइड जाइगोट बन रहा है यही जाइगोट डॉटर या फिर सन बनाएगा, है ना, इम्ब्रो वगैरह बनेगा, फिर यही बन जाएगा डॉटर सेल। तो जो ब्लू यहाँ पर आंखें हैं और जो टॉल कैरेक्टरिस्टिक है ये आपके मदर फादर से आपके में चला आएगा। कौन लेके आ रहा है? डीएनए लेकर के आ रहा है। तो डीएनए क्या है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जो कि कैरी करता है कैरेक्टरिस्टिक आपके मदर फादर से, वो आप में क्या करता है, वो ट्रांसफर करता है, ठीक है। कैसे करता है? तो आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल बनाता रहता है और अपनी एग्जिस्टेंस खत्म होने नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि डीएनए ने आरएनए बना दिया, आप तो डीएनए गए, टाटा बाय बाय, खत्म, नहीं, वो अपनी एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होने देगा, वो रेप्लिकेट करता रहेगा और डीएनए बनता रहेगा, ठीक है। फिर आता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में एक सेगमेंट डीएनए का, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया फर्स्ट यूनिट में कि डीएनए हैव 2 सेगमेंट्स, लाइक 2 स्ट्रैंड्स मान लो, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैंड, ओके, this is the first strand and this is the second strand। तो जब कॉपी होती है, मतलब रेप्लिकेशन होता है, तो डीएनए बन गया। अब इस डीएनए को जब मान लीजिए कि मैं इस स्ट्रैंड को खोल देती हूँ, ठीक है, मैं खोल देती हूँ, तो कुछ इस तरीके से ये एक ब्लू वाला अलग बन जाएगा, रेड वाला अलग बन जाएगा। तो हम एक इस स्ट्रैंड को उठाएंगे, ठीक है, और हम इससे आरएनए बनाएंगे, हमें दूसरे स्ट्रैंड से कुछ लेना ही देना नहीं है, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि डीएनए के केवल एक स्ट्रैंड का काम है, केवल एक ही जो स्ट्रैंड होता है उसी से हम क्या करते हैं, आरएनए बना लेते हैं, और जिस स्ट्रैंड से आरएनए बन रहा होता है उसे हम कहते हैं टेम्पलेट, है ना। आपने कभी अगर एडिटिंग थोड़ी भी की होगी तो आपने ना इंस्टाग्राम पे हो गया, बहुत सारे ऐप्स हैं, उन पे आपको टेम्पलेट्स देखने को मिलते हैं जिसमें ऑलरेडी सब कुछ होता है, पहले से वो ना कट्स वगैरह होते हैं, उसमें केवल आपको इंसर्ट करनी होती है अपनी फ़ोटोज़ वगैरह या वीडियोज़ वगैरह, तो वो टेम्पलेट कहलाता है। मतलब पहले से ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है, आपको केवल अपनी फ़ोटोज़ डालनी है एंड वो आपको एक अच्छा सा वीडियो बना के दे देगा। तो टेम्पलेट क्या है? टेम्पलेट ऑलरेडी यहाँ पर डीएनए का हम लेते हैं और इसी टेम्पलेट से हम एक न्यू आरएनए बना देते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? और जब मैं आरएनए के टाइप्स पढ़ाऊंगी तो मैं वहाँ आपको बताऊंगी कि सबसे पहले कौन सा आरएनए बनता है, क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। तो कौन सा आरएनए बन रहा है हम उसकी बात करेंगे। तो आरएनए अगर मैं बात करूँ तो ये 3 तरह के होते हैं, है ना, ये 3 तरह के होते हैं, जिसमें पहला होता है mRNA, दैट इज मैसेंजर आरएनए, rRNA राइबोसोमल आरएनए एंड tRNA ट्रांसफर आरएनए। तो जो हम सबसे पहले डीएनए के टेम्पलेट से बनते हुए देखते हैं वो होता है क्या? वो होता है हमारा mRNA, ठीक है। आपने कई जगह HNRNA सुना होगा, तो वो सब चीज़ मैं क्लियर करूँगी। अभी mRNA जो है वो बन गया,
गेटिंग माई पॉइंट। अब जो आरएनए बना रहा है उसके लिए एक एंजाइम चाहिए, ठीक है, एक एंजाइम चाहिए जो इस आरएनए को बनाएगा। किसी भी प्रोसेस को, एक पर्टिकुलर मैं एक घर भी बनाने जाऊँ ना, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एक इंसान चाहिए होगा जो उसको पूरी तरीके से उस प्रोसेस की निगरानी करे, उसी के अंडर वो सारा काम होगा। तो जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है और डीएनए से आरएनए बन रहा होता है, तो जो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है एक एंजाइम जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज का काम हम ट्रांसक्रिप्शन में देखते हैं, जो कि मेजर रोल प्ले करता है, और नाम ही आपको बता रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज है तो आरएनए ही बनाएगा। अब एमआरएनए बन गया। नाउ इस एमआरएनए को हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट मतलब क्या होता है, एक भाषा से दूसरी भाषा में आप क्या करते हो, किसी चीज़ को ट्रांसलेट करते हो। कोई भी, मान लीजिए मैंने इंग्लिश में, आपको एक भाषा इंग्लिश है मैंने दे दिया और मैंने कहा ट्रांसलेट करो इसे हिंदी में, आपने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, तो आप हिंदी की अपनी भाई जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके द्वारा आप उसको कन्वर्ट करोगे। तो वैसे ही जो हमारा एमआरएनए बना हुआ है हम उसे ट्रांसलेट करते हैं और ट्रांसलेट करके हम प्रोटीन बना देते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। अब क्या हो रहा है, हम इस एमआरएनए को एक स्पेसिफिक प्रोटीन में ट्रांसलेट करेंगे। राइबोसोम जो है, आप जानते हो कि राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का हम घर बोलते हैं। जो राइबोसोम है ये प्रोटीन सिंथेसिस कराता है ना, हाउस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आप इसे कह सकते हो। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है, क्योंकि ट्रांसलेशन में प्रोटीन बन रहा है, तो जो राइबोसोम है दिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और यही आपको प्रोटीन बना करके देगा। तो जो एमआरएनए हमें मिला था, हमने उसे क्या किया है, ट्रांसलेट किया है एक स्पेसिफिक प्रोटीन में, राइबोसोम में। और ये जो ट्रांसलेशन हो रहा है ये किसके हेल्प से हो रहा है, तो जो दो अदर टाइप के आरएनए मैंने आपको बताए, दैट इज टीआरएनए एंड आरआरएनए, इनके वजह से ये प्रोटीन आपको बनते हुए दिख रहा है। ईच सीक्वेंस जो होता है 3 न्यूक्लियोटाइड का, वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड करता है जिसे हम जेनेटिक कोडॉन कहते हैं। मैं आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा समझ में आया। एक बात चल रही होगी कि दीदी क्यों पढ़ रहे हैं हम, सेंट्रल डोग्मा पढ़ ही क्यों रहे हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, है ना, हमें क्यों प्रोटीन बनाना है, हमें एट लास्ट प्रोटीन क्यों चाहिए। इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रोटीन, सो प्रोटीन इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना। प्रोटीन बहुत मेजर पार्ट है। क्यों? क्योंकि इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। ये पूरी तरीके से जो बिल्डिंग एक ईंट होती है ना, एक बिल्डिंग्स में हमारी ईंट की ज़रूरत होती है, वैसे ही प्रोटीन्स चाहिए हमें हर एक कार्य को करने के लिए। हमारे आँखों का कलर प्रोटीन डिसाइड करेगा, हमारे बालों का कलर प्रोटीन, क्या किस तरीके का प्रोटीन है वो सब कुछ आप जो है, मतलब वो आपकी एक पूरी बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन करता है आप में किस तरीके का प्रोटीन है। तो प्रोटीन इज़ आवर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, और इसी वजह से ये इम्पॉर्टेंस है हमारे लिए, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस प्रोटीन को बनाएं, ठीक है। और पूरा घुमा फिरा के आपने देखा कि डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, तो लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, लास्ट में तो हमें प्रोटीन ही मिल रहा है। एंड वाई दिस प्रोटीन इज़ इम्पॉर्टेंट, चलो मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ कि प्रोटीन क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सो डैट आपको थोड़ी और ईजीनेस हो ये चीज़ समझने में कि एवं ही हमारी बॉडी में कुछ भी नहीं चल रहा होता है, बहुत सोच समझ की चीज़ें चलती हैं। तो प्रोटीन की इंपॉर्टेंस थोड़ा सा अपनी कॉपी में लिख लो जो मैं अभी बताने जा रही हूँ, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करेंगे। ओके, देखिए मोल बायो ना, जब आप ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी में पढ़ते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, बट क्योंकि ये हमारे बॉटनी में दिया हुआ है तो हम बॉटनी की चीज़ें ज़्यादा कवर करते चलेंगे। If I talk about the role of protein in our animal, first discuss animal and then we will discuss about the plant, ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रोटीन क्यों चाहिए भाई, मसल डेवलपमेंट एंड रिपेयरमेंट के लिए चाहिए। ये लिखना मत, बस सुन लो कि प्रोटीन जो है वो फंडामेंटल्स हैं भाई बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यू करने के लिए, जिसमें मसल्स भी आती हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइक हमारे अमाइनो एसिड हैं, ये हमें प्रोवाइड कराते हैं, जो कि हमारी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट इज़ योर मसल डेवलपमेंट एंड रिपेयर। सेकेंड, एंजाइम फंक्शंस, ये तो आप प्लांट में भी देखोगे कि प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम दैट स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शंस एसेंशियल फॉर डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड अदर बॉडली फंक्शंस, ठीक है। तो बहुत सारे फंक्शंस वगैरह करने के लिए, डाइजेशन हो गया, हर एक चीज़ करने के लिए एंजाइम फैसिलिटेट कराते हैं। वन ऑफ देम इज पेप्सिन, आई थिंक, है ना।
इम्यून फंक्शन, प्रोटीन जो है वो इम्यून रिस्पॉन्सेज में वाइटल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनमें एंटीबॉडीज़ जो होते हैं ये इंक्लूड करते हैं, तो ये पैथोजन से लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इम्यून रिस्पॉन्स भी आप देखते हो कि प्रोटीन का काम है। ये जो आपने पोर्शन देखा, दिस पोर्शन इज़ फॉर योर एनिमल। इफ़ आई टॉक अबाउट द आवर प्लांट, तो वही बात है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराने के लिए प्रोटीन्स प्लेज वेरी एसेंशियल रोल, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के लिए। दे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, जो कि फैसिलिटेट कराते हैं बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस, जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पौधों में। न्यूट्रिएंट स्टोरेज, प्लांट जो है वो स्टोर करते हैं प्रोटीन्स को हमारे सीड में, जो कि नेसेसरी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। जब एक सीड प्लांट बन रहा होता है तो उस टाइम जो स्टोर्ड प्रोटीन होता है वो हेल्प करता है सीडलिंग के दौरान, ठीक है। फिर डिफेंस मैकेनिज्म, प्रोटीन जो है वो बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म भी करवाता है, जिससे कि जो पेस्ट हैं, जो डिसीजेज हैं जो प्लांट्स में लग जाती हैं, उससे वो काफ़ी आसानी से जो प्लांट्स हैं वो लड़ पाएँ उनके अगेंस्ट। तो इसलिए प्रोटीन ज़रूरी है। तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, वही हम नहीं कुछ पढ़ रहे हैं, मैं बस आपसे इतना बोलना चाहती थी। ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, दिस इज़ वेरी क्रूशियल फॉर द फंक्शनिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म। ओके, देखिए उसके बाद वही चीज़ है, इसको अगर मैं बहुत विजुअलाइज आपको कराऊं, तो सबसे पहले हमने डीएनए लिया। डीएनए का ये हमने डबल स्टैंडर्ड डीएनए लिया है, जिसे हमने खोल दिया है, तो एक स्ट्रैंड बन गया, ये दूसरा स्ट्रैंड बन गया। ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है। और इस टेम्पलेट स्ट्रैंड का जब हमने ट्रांसक्रिप्शन कराया तो हमने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन में हम चेंज कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हम कोड्स चेंज कर देते हैं। लाइक आपको पता होगा कि ए जो है वो टी के साथ जुड़ता है, एंड जी जो है वो आपके ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ जुड़ता है ना। तो जो हमारा ATGC है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है पूरा अमाइनो एसिड बनाने के लिए। तो यू ऑल नो कि ATGC, तो आपको पता है कि जहाँ पर भी टी होगा वहाँ आकर के ए जुड़ जाएगा। ये एक पजल टाइप होता है, और कंफर्म है कि ए के साथ टी जुड़ेगा, जी के साथ सी जुड़ेगा। तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ ए जोड़ दो, ए जहाँ जहाँ है वहाँ यू जोड़ो, सी जहाँ है उससे जी जोड़ो। तो ऐसे करके टेम्पलेट से हम क्या करते हैं, एक mRNA का फॉर्मेशन कर लेते हैं विद द प्रोसेस ऑफ आवर ट्रांसक्रिप्शन। नाउ हमारे पास mRNA हो गया, mRNA आ गया। अब हमें इसे ट्रांसलेट करना है, प्रोटीन बनाना है। ट्रांसलेट करने के लिए हम 3-3 कोडॉन उठाएंगे, ठीक है। देखो हम 3-3 जो ये कोड्स हैं हम उन्हें सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो 3-3 कोड हैं दे आर नन एज द जेनेटिक कोडॉन। एंड ये जेनेटिक कोडॉन्स स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए, अमाइनो एसिड के लिए क्या करते हैं, कोड करते हैं। किसके लिए, अमाइनो एसिड के लिए ये कोड करते हैं। और ये एक चार्ट होता है, ये पहले से डेफिनिट है, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ कि आप पालक और आलू लेके आओ, तो आलू पालक की ही सब्जी बनेगी, आलू गोभी की नहीं बन जाएगी। तो दिस इज डेफिनेट कि अगर आप पालक डाल रहे हो, आप आलू डाल रहे हो, तो आलू पालक ही बनेगा, आलू गोभी नहीं बनने वाला है। वैसे ही ये एक चार्ट आपको दिख जाएगा, ठीक है, मैं जब जेनेटिक कोडॉन पढ़ाऊंगी तो नेक्स्ट वीडियो में। तो हर एक ये 3 जो कोड्स हैं इनके लिए एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड है। एक मतलब आप कह सकते हो एक क्वाइन है, जैसे एक सिक्का है जो कि पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा, ठीक है। और ये जैसे मान लीजिए कि AUG है, तो AUG जो है वो मेथियोनिन अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा। डू यू नो कि 20 अमाइनो एसिड होते हैं? आपको इतना पता है ना कि हमारे लाइफ में हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं अमाइनो एसिड की, तो हम 20 अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं, है ना। तो 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसमें आप एलानिन, आर्जिनिन, एस्पार्टिन, फिर एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, हिस्टडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइल एनालिन, प्रोलिन, सेरिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन एंड वैलिन, ठीक है। तो ये 20 अमाइनो एसिड्स हैं। और इन्हीं अमाइनो एसिड, ठीक है, ये जो अमाइनो एसिड हैं, जब 2 अमाइनो एसिड मिलते हैं, फिर 3 मिलते हैं, तो ये मिल करके क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो AUG जो है वो मेथियोनिन अमाइनो एसिड बनाएगा। AUC जो है वो आपका ILE जो है वो कोड करता है आइसोल्यूसिन के लिए। UCG जो है वो सेरिन के लिए बनाएगा। और UAA जो है वो स्टॉप कोडॉन है। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा याद नहीं करनी है, कुछ पर्टिकुलर याद कर लेना है कि जैसे AUG जो है वो मेथियोनिन के लिए कोड करता है, बहुत बार पूछा जाता है। स्टॉप कोडॉन एंड स्टार्ट कोडॉन याद कर लेना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है, जो कि हम कल वीडियो में आपको बताएंगे आपको क्या क्या याद करना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि DNA से mRNA बना, और mRNA से हमें एक पॉलीपेप्टाइड की चेन मिल गई। एंड नाउ दिस पॉलीपेप्टाइड चेन जो है इसे ही हम प्रोटीन कहते हैं। पहले जो चेन बनती है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, देन टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है
एंड देन एक बहुत ही अजीब सेकेंडरी बनता है, ठीक है, ये सेकेंड पे सेकेंडरी आएगा, ठीक है, फिर सेकेंडरी बनता है और उसके बाद एक अजीब सा ये टर्सरी स्ट्रक्चर आपको देख, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक, तो पहले जो प्रोटीन बन रहा है उसका कौन सा स्ट्रक्चर होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। कैन यू टेल मी द बेसिक क्वेश्चन, विच इज़ मोर स्टेबल, द प्राइमरी, द सेकेंडरी एंड द टर्सरी? तीनों स्ट्रक्चर्स जो प्रोटीन के मैंने बोला, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इन तीनों में से कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? कैन यू टेल मी द आंसर? ओके, टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द RNA बिकॉज दिस इज़ द मेजर पार्ट। मैं आपको खूबसूरती बताती हूँ अपने 5th सेमेस्टर के सिलेबस की, जो कि आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे ये खूबसूरती देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। देखो, यूनिट 1 में हम लोगों ने पढ़ा जेनेटिक मटेरियल हमारे DNA के बारे में, फिर हम यूनिट 2 में पढ़ रहे हैं RNA के बारे में, ठीक है। हम DNA पढ़ लेंगे, हम RNA पढ़ लेंगे, प्रोटीन कैसे बना हम ये देख लेंगे, जेनेटिक कोडॉन क्या होता है हम ये देख लेंगे। 3rd यूनिट में आप जाओगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जहां आप पढ़ोगे कि इस DNA और RNA में हम गड़बड़ घोटाला करते हैं, हम इनके साथ छेड़खानी करते हैं, हम कुछ ना कुछ बाहर निकालते हैं, कोई जीन फिर उसमें इंसर्ट करते हैं, हम नई चीज़ें बना देते हैं। तो हम 3rd यूनिट में पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। तो दिस इज़ द खूबसूरती, है ना। तो मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि यूनिट जो है जब उसे आप कोरिलेट करके पढ़ते हो तो बहुत मज़े आते हैं, और मैं ये खूबसूरत चीज़ों को समझने के लिए बहुत समय देती हूँ। तो उस समय की रिस्पेक्ट करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि स्लाइड्स बड़ी ही मेहनत से बनती हैं, और चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़िए और इन सभी स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट करिए, वीडियो पॉज करिए और अपने नोट्स बनाइए। बहुत मेहनत करके मैं इन स्लाइड्स को बनाती हूँ, बहुत मेहनत करके ये खूबसूरती ढूंढती हूँ, बहुत टाइम देती हूँ, तब जाके इतनी स्पेशल वीडियोज़ आपके सामने आती हैं ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए। तो प्लीज़ अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने जूनियर्स, अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि हम लोगों ने यूनिट 1 में DNA पढ़ लिया है, नाउ इट्स टाइम फॉर RNA, है ना। चलिए, RNA की मैं बात करूं अगर, तो RNA एक टिपिकली सिंगल स्ट्रैंड होता है और जो कि पूरी तरीके से न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। नाउ मैंने पिछली वीडियो में आपको न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई है। देखो, न्यूक्लियोटाइड की जब मैं बात करती हूँ और न्यूक्लियोसाइड की जब मैं बात करती हूँ, तो अगर कोई नया है तो उसको बहुत ही आसानी से मैं समझा देती हूँ दोनों में अंतर, ठीक है, क्योंकि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इसमें दिक्कत होती है। देखो, न्यूक्लियोटाइड में आपको याद रखना है कि 3 है ना। न्यूक्लियोटाइड में T लिखा हुआ है एंड T मतलब होता है 3 इसमें चीज़ें होंगी, 3 चीज़ें होंगी न्यूक्लियोटाइड में। सबसे पहला कि एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, ठीक है, अ मॉलिक्यूल जिसमें आपको फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन दिखेगा उसे हम फॉस्फेट ग्रुप कहते हैं। दूसरा, इनमें शुगर होगा। तीसरा, इनमें नाइट्रोजनस बेसेस होंगे। कैन वी डिस्कस मोर अबाउट दिस? कैन वी? चलो, अगर मैं बात करूं फॉस्फोरस की, तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप की मैं बात करूं तो यहाँ एक फॉस्फोरस होगा और एक ऑक्सीजन होगा, और ये प्रोवाइड करेगा स्ट्रक्चरल बैकबोन न्यूक्लिक एसिड का। जो RNA हुआ या DNA हुआ, DNA में भी ये पाया जाता है फॉस्फेट ग्रुप। तो जो हमारा RNA है, इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप पाया जा रहा है, ये न्यूक्लिक एसिड के बैकबोन बनाते हैं और ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। इफ़ आई टॉक अबाउट द शुगर, तो DNA में जो शुगर था, मैंने पढ़ाया था कि डीऑक्सीराइबोज था, लेकिन हमारे RNA में जो शुगर होगा ये केवल से केवल राइबोज शुगर होगा, ठीक है। देन जो हमारा राइबोज शुगर है ये एक सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियोटाइड का, और यहीं पर आकर के जो फॉस्फेट ग्रुप है, दिस ग्रुप एंड नाइट्रोजनस ग्रुप जो है, ये आकर के जुड़ जाते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस की मैं बात करूं तो मैंने आपको DNA वाले सेक्शन में पढ़ाया था कि DNA में जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो होते हैं A, T, G, C। वहीं अगर मैं RNA में बात करूं तो RNA में जो बेसिस होते हैं वो है A, U, G, C। T जो है इसे U के साथ रिप्लेस किया जाता है। थाइमीन जो है यहाँ पे रिप्लेस होकर के यूरेसिल में आप देखते हो कि यहाँ पे पाया जाता है हमारे RNA में, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपसे पूछा जाता है कि RNA में भाई क्या है, RNA में यूरेसिल पाया जा रहा है या फिर क्या कहते हैं थाइमीन पाया जा रहा है, तो पता होना चाहिए कि RNA में जो है वो यूरेसिल पाया जा रहा है। अब कैसे याद करोगे? बहुत ईजी है, मैं तो देखो हर चीज़ की ट्रिक बताती हूँ। रन याद कर लो, ठीक है। रन में क्या कि R फॉर RNA, ओके, एंड U फॉर यूरेसिल।
तो इतना कंफर्म हो जाएगा कि हमारे आरएनए में यूरेसिल होता है। तो रन, भागो भाई भागो। ओके, ये याद रखना, कभी भूलोगे नहीं ज़िंदगी में। अब देखो, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आरएनए में पाया जा रहा है। ये न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड में मैंने 3 चीज़ें आपको बताई हैं कि जो कौन कौन सी हैं वो 3 चीज़ें। तो अभी मैंने बताया फॉस्फेट ग्रुप, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस। ईच जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसमें आपको राइबोस शुगर देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलना। एक फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलेगा और 4 नाइट्रोजनस बेसिस जिसमें एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, यूरेसिल। यूरेसिल जो है वो रिप्लेस होता है थायमिन से, जो कि हमारे डीएनए में पाया जाता है। नाउ हिंदी वाले बच्चे टेक द स्क्रीनशॉट फास्टली, ठीक है, एकदम फास्ट आप लोग स्क्रीनशॉट करो, फिर मैं आगे चलती हूँ। अब मैं एक बात आपको बता दूं, जो हमारा डीएनए होता है, स्क्रीनशॉट करो, मेरी बातें भी सुन लो, कि जो हमारा डीएनए होता है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर शो करता है, लेकिन जो हमारा आरएनए होता है इसमें कोई डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। इसीलिए आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने सिंगल स्ट्रैंडेड ही आरएनए लिया हुआ है, क्योंकि सिंगल ही होता है। अगर मैं डीएनए लेती, वेट, अगर मैं डीएनए लेती तो मैं इसको ऐसे बना देती, ये बन गया डीएनए। डीएनए में से एक स्ट्रैंड हटा दो तो ये बन गया आरएनए। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है, सब कुछ बहुत सिंपल होता है, केवल थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ना होता है। टाइप्स ऑफ आरएनए कौन कौन से हैं? देयर आर वेरियस टाइप, ठीक है। पहला है एमआरएनए, जिसकी बात मैंने की थी, जो कि आपको प्रोटीन इनकोड करके देगा, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। सेकेंड है टीआरएनए, जिसे कि हम ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, ये एडेप्टर की तरह काम आता है हमारे एमआरएनए एंड अमाइनो एसिड के बीच में, ये एडेप्टर की तरह काम आता है। मैं सबके बारे में पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा आगे पढ़, मतलब यहाँ पे भी सुन लो। आरएनए जो है वो राइबोसोमल आरएनए है, ये राइबोसोम बना करके आपको देता है और यही राइबोसोम आपको प्रोटीन बना के देगा। एसएनआरएनए जो है वो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए इसे हम कहते हैं, इसमें काफ़ी सारे न्यूक्लियर प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि आप देखोगे स्प्लाइसिंग की प्रोसेस, ठीक है, पढ़ाऊंगी जब, तो पढ़ना कहाँ स्प्लाइसिंग आती है। फिर एसएन, आप एस नॉट, मतलब इसको एस एन ओ बोल लो, एस एन नॉट बोल लो, ठीक है। तो ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होता है जो कि केमिकल मॉडिफिकेशन कराता है आरएनएस का। फिर एमआईआरएनए, जैसे कि आप माइक्रो आरएनए बोलते हो, जो कि जीन एक्सप्रेशंस रेगुलेट कराता है। फिर आईएनसी आरएनए, जो कि जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट कराता है अगेन। और एसआई आपका साइलेंस आरएनए जो है, ये आपका साइलेंस जीन एक्सप्रेशन कराता है। तो दीज आर सब टाइप ऑफ आरएनए जो कि आपको याद करना है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट, वेट, यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा ही पेन्स वगैरह यूज़ कर दिए हैं, तो आप इसको अच्छे से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आगे मूव करती हूँ। देखो, ये आपका एमआरएनए है, ठीक है, ये आपके लिए एमआरएनए है जो कि आप देख रहे हो सिंगल स्टैंडर्ड है। टीआरएनए जो है ना, ये क्लोव शेप का बन जाता है, मैं बताऊंगी इसके बारे में। और आरएनए जो है, इसमें आपको 2 एस आपको दिखेंगे, ठीक है, 2 एस आपको यहाँ पे दिखेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स आप समझ सकते हो और वो साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर मैं आरएनए की बात करूँ तो आरएनए जो है वो कोर स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है हमारे राइबोसोम का। अभी मैं बताती हूँ, मैं सब चीज़ को बहुत इलाबोरेट करके बताऊँगी। पहले हम बात करते हैं एमआरएनए की। लेट्स टॉक अबाउट द एमआरएनए फर्स्ट, ठीक है। तो एमआरएनए के बारे में हम समझते हैं कि एमआरएनए क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया कि रेप्लिकेशन के तुरंत बाद जब हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस देखते हैं, तो डीएनए में जो सबसे पहला आरएनए जो डीएनए बना रहा होता है वो एमआरएनए बना रहा होता है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है, हमारे डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। लाइक अगर मैं AUGC, ठीक है, अगर सॉरी, ये तो मैं पहले टेम्पलेट बनाऊंगी मैं डीएनए का ना, तो डीएनए में तो आप यूरेसिल नहीं देखते हो, आरएनए में देखते हो, है ना। तो देखिए, यहाँ लिखूंगी मैं ATGCATCG, मान लीजिए मैंने ये कोड लिख दिया है हमारे टेम्पलेट डीएनए पे। अब मैं इसका जब कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाऊंगी, एमआरएनए, तो मैं क्या कोडिंग करूंगी? ए के साथ जुड़ेगा आपका यू, क्योंकि हमारा जो टी है वही यू से रिप्लेस हो गया है आरएनए में, ठीक है। तो जहाँ जहाँ टी जुड़ने वाला होगा वहाँ वहाँ यू जुड़ेगा, गेटिंग माई पॉइंट। तो ए के साथ जुड़ेगा यू, टी के साथ आप जोड़ दोगे ए, जी के साथ सी, सी के साथ आप जोड़ोगे जी, फिर ए के साथ यू, टी के साथ आप जोड़ोगे ए, फिर सी के साथ आप जोड़ोगे जी एंड जी के साथ सी। तो ये जो पोर्शन है ये आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन गया। किसके कॉम्प्लीमेंट्री है ये डीएनए के टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री हमने ये बनाया है। तो डीएनए के टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री हम क्या करते हैं, एमआरएनए का फॉर्मेशन करते हैं, और ये एमआरएनए आगे चल करके क्या करता है, हमारा
जो प्रोटीन है उसको बनाता है। ठीक है, देखो हम mRNA को एक जेनेटिक ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास जेनेटिक कोड्स होते हैं जो कि इसे डीएनए से मिला होता है। अब भाई ऑब्वियसली हम डीएनए से ही बना रहे हैं आरएनए, तो डीएनए ऑब्वियसली जेनेटिक मटेरियल भाई वो घूम रहा है लेकर के, तो सेम ही चीज़ हमारे आरएनए में भी आएगा, है ना। तो इसी वजह से हम इसे जेनेटिक ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है तो mRNA मॉलिक्यूल जो होता है वो डीएनए टेम्पलेट से सिंथेसाइज होता है, जिसमें कॉपी बनती है जेनेटिक सीक्वेंस की इनटू अ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सीक्वेंस। ट्रांसलेशन के दौरान पर हम क्या देखते हैं कि यही जो आरएनए है, जो mRNA है, ये इसके पास न्यूक्लियोटाइड है, कोडॉन्स हैं। इन कोडॉन से अमाइनो एसिड्स बनते हैं, मतलब उन्हें कोड किया जाता है, और ये अमाइनो एसिड्स बाद में चल के एक प्रोटीन की चेन बनाते हैं। अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, लिंक अप होते हैं, ठीक है, लिंक्ड टुगेदर इसको बोला जाता है, और प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। चलिए यूकैरियोट्स में पर्टिकुलरली मैं बात करूँ तो mRNA में बहुत सारे सेवरल मॉडिफिकेशंस होते हैं ट्रांसलेशन के दौरान, जिसमें आप 5 कैप के एडिशन देखते हो, स्प्लाइसिंग जो इंट्रॉन्स होती हैं उनको रिमूव किया जाता है तो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस देखते हो, 3' पॉली जो ए है उसकी टेलिंग की प्रोसेस देखते हो। तो यूकैरियोट्स में जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो रही होती है तो वहाँ स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग ये प्रोसेस आप देखते हो। प्रोकैरियोट्स में ये तीनों के तीनों एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत कुछ मैंने mRNA के बारे में आपको बता दिया। सिंगल स्टैंडर्ड चेन होते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड के, यहाँ पे एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, यूरेसिल पाया जाता है, और सुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है। यहाँ पर एक्सॉन होता है कोडिंग सीक्वेंस, एंड इंट्रॉन्स होते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस, और इसी नॉन कोडिंग को हम स्प्लाइसिंग के दौरान पे अलग कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलना, बाद में मुझे मत कहना कि मैं नोट्स नहीं बना पाया, दीदी मुझे नोट्स दिलवा दो। अभी तुरंत अपनी कॉपी बुक लो या स्क्रीनशॉट करो और नोट्स बनाओ। ठीक है, अब देखो ये है हमारा mRNA का स्ट्रक्चर, एक मैच्योर mRNA का स्ट्रक्चर है ये, जहाँ पर आप ये कोडिंग रीजन देखते हो, ये 3 UTR अनट्रांसलेटेड रीजन है, ये आपका अनट्रांसलेटेड रीजन 5' है। यहाँ पे देखो ये 3' रीजन है, ये 5' आप जानते हो कि डीएनए का एक 3' रीजन होता है, एक 5' रीजन होता है। तो अब भाई डीएनए से ही बना है तो इसके भी 3' एंड 5' रीजन होंगे। तो ये 3' अनट्रांसलेटेड रीजन है, ये 5' अनट्रांसलेटेड रीजन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप भी होता है ना, मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे आप देखो फॉस्फेट वगैरह भी होते हैं। फिर जब कैपिंग होती है तो 5' पर कैपिंग हो रही होती है और 3' पे टेलिंग हो रही होती है। कैसे याद करना है, अगेन आई हैव द ट्रिक। टी से याद रखना है 3 और टी से याद रखना है टेलिंग। तो 3 जो 3' है वहीं पर टेलिंग होगी, इस चीज़ को याद रखना, T फॉर 3, T फॉर टेलिंग। तो टेलिंग वाली जगह पर आप देखते हो क्या होती है, 3' जो है वहाँ पर आपको टेलिंग दिखाई देती है, एंड 5' पे आपको कैपिंग दिखाई देती है। कैपिंग के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज़ किया जाता है मैं उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो ये आपका एक मैच्योर आरएनए है। आई होप कि आपको इसका स्ट्रक्चर काफ़ी आसानी से समझ में आ गया हो। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड। लेट्स टॉक अबाउट द टीआरएनए। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए हम इसे कहते हैं, क्रूशियल मॉडल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज़ होता है। टीआरएनए काफ़ी ज़्यादा बच्चों का दिमाग ख़राब करके रखता है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। देखो सबसे पहले तो इसे हम एडेप्टर बोलते हैं, ये एक एडेप्टर की तरह एक्ट करता है, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो कोडॉन्स होते हैं एमआरएनए में, उसको ये अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस चल रही होती है तो ये अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, जो हमारे एमआरएनए के कोड्स हैं। वही कोड्स क्या करते हैं, अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, फिर अमाइनो एसिड एक साथ लिंक्ड होते हैं और उसके बाद प्रोटीन बना लेते हैं। तो ये एक एडेप्टर की तरह क्या करता है, ये कार्य करता है। ठीक है, टीआरएनए जो है ये टिपिकली अडॉप्ट करता है एक क्लोवर लीव लाइक सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो मैंने आपको टीआरएनए का स्ट्रक्चर दिखाया था वो एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर था, और वो स्ट्रक्चर कहा जाता है क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर जो है ये धारण किया रहता है हमारा टीआरएनए, क्योंकि इनमें इंट्रामॉलिक्यूलर बेस पेयरिंग होती है। इनमें क्या होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर बेस पेयरिंग होती है, और इसी बेस पेयरिंग जो इंट्रामॉलिक्यूलर बेस पेयरिंग मतलब अपने ही अंदर बेस पेयरिंग हो जा रही है, जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनकी पेयरिंग हो जा रही है, उसके वजह से ये क्या कर ले रहे हैं, ये एक क्लोव लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये बना ले रहा है। मैं अभी आपको बताती हूँ। एट द 3 एंड टीआरएनए के पास CCA सीक्वेंस होता है, जहाँ पर आकर के अमाइनो एसिड बाइंड करता है एक एस्टर बॉन्ड से, और यहीं पर एक प्रोसेस कैटेलाइज की जाती है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज के द्वारा। और जैसे ही ये जो हमारा अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज है ये कैटेलाइज करता है इस प्रोसेस को, ठीक है, वैसे ही हमारा जो टीआरएनए हो जाता है वो चार्ज हो जाता है। ठीक है,
दिस इज वेयर द अमाइनो एसिड अटैचेस ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस। जैसे ही चार्जिंग प्रोसेस हुई, अमाइनो एसिड आकर के जुड़ गया। कहाँ हो रहा है, किस एंड पे हो रहा है, तो 3' एंड पे ये आपको देखने को मिल रहा है। टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी विल मूव फर्दर ऑन द स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूँ टीआरएनए के स्ट्रक्चर की, तो इनमें ना आप एल शेप का टीआरएनए जो मॉलिक्यूल होता है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक एल शेप भी आपको देखने को मिलता है इनके फोल्डेड स्ट्रक्चर की वजह से। एल शेप में आप ना एंटीकोडॉन, कोडॉन्स भी देखोगे। जो लीफ क्लोवर शेप है, जो लीफ क्लोवर शेप है हमारे टीआरएनए का, ये काफ़ी ज़्यादा एक अतरंगी सा शेप होता है ना, काफ़ी अतरंगी सा शेप होता है। उसके बारे में समझते हैं। इनके पास मैंने जैसे बोला कि अगर ये आरएनए है तो दे हैव नाइट्रोजनस बेसिस। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट कि दे हैव नाइट्रोजनस बेसिस। अब मान लो कि मैं एक नाइट्रोजनस बेस, मैं एक ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ले रही हूँ, मैं यही टर्सरी जो टीआरएनए मैंने इसको खोल दिया। ठीक है, अब देखो दे हैव नाइट्रोजनस बेसिस, दे हैव ए यू जी सी, ए यू जी सी। होता क्या है हमारे टीआरएनए में, ये जितने भी आप देख रहे हो AUGC, ये अपने में ही इंट्रा मॉलिक्यूलर हो जाती है, अपने में ही बेस पेयरिंग करने लगते हैं। ये सब क्या है, ये नाइट्रोजनस बेसेस हैं, ये अपने में ही क्या करने लगते हैं, पेयरिंग करने लगते हैं। समझ रहे हो आप, ये जो यहाँ का C है ना, वो आके यहाँ G से जुड़ने लगेगा, जो U है वो आकर के A से जुड़ने लगेगा। तो ऐसे जुड़ करके ये एक क्लोव नुमा स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम 2D डायमेंशनल, जो 2 डायमेंशनल क्लोवर लीफ मॉडल है, हम इसे कहते हैं। इस लूप में आपको 4 चीज़ें दिखाई देंगी स्पेसिफिकली। एक आपको एंटीकोडॉन लूप दिखाई देगा। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर देख लो, कहाँ एंटीकोडॉन है, क्या है, समझो। एक आपको एंटीकोडॉन सबसे नीचे दिखाई दे रहा होगा, एक आपको डी आर्म दिखाई देगा जिसे आप डी लूप कहोगे, एक साइड आपको टी आर्म दिखाई देगा, ठीक है, जिसे आप टी लूप कहोगे, और एक आपको दिखाई देगा क्या, वेरिएबल लूप, जिसे कि आप डिस्क्रिमिनेशन एक्सेप्टर स्टेम भी कहते हो। और इसी एक्सेप्टर, क्योंकि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि इसका नाम एक्सेप्टर है, तो एक्सेप्टर जो है ये कुछ ना कुछ एक्सेप्ट कर रहा है। क्या एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पर अमाइनो एसिड्स जो हैं उनकी कोडिंग, और मतलब उनको वो एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद ये लिंक करने लगेगा बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को, और लास्ट में चल के आपको एक प्रोटीन जो है वो दे देगा। तो 3' एंड जो है, एक मिनट, यहाँ देखो मैंने पढ़ाया था 3' एंड जो है ये इसका 3' एंड है, ये 5' एंड है। ठीक है, अब ये जो 5' एंड है ये पूरी तरीके से, ये पूरा तरीके से एक एक्सेप्टर स्टेम है। 3' एंड पे सारे कार्य होते हैं। यहीं पर जो चार्जिंग की प्रोसेस होती है ये आपको 3' एंड पे देखने को मिलती है। ठीक है, अब अगर मैं एंटीकोडॉन लूप की बात करूं, मैं यहाँ पर आपको आसानी से बना करके दिखाती हूँ। देखो, दिस इज़ द एक्सेप्टर, ठीक है, एक्सेप्टर स्टेम, दिस इज़ द T arm, this is the D arm, and this is your anticodon। ठीक है, let's talk about this anticodon। देखिए, जो हमारा एंटीकोडॉन होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंटीकोडॉन क्या है, एंटीकोडॉन कंटेन करता है एंटीकोडॉन जो कि पेयर होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन्स ऑफ mRNA। जो mRNA है उनके कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन से जाकर के पेयरिंग हो जाती है हमारे एंटीकोडॉन लूप पे। डी लूप जो है या डी आर्म जो है वो क्या करता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। देखो, ये जो डी आर्म है, ये कंटेन करता है डाई हाइड्रो यूरिडीन। ठीक है, मैं लिखती हूँ आपके लिए सो डैट आपको समझ में आए। यहाँ पर क्या होता है, डाई हाइड्रो यूरिडीन। ठीक है, तो डाई हाइड्रो यूरिडीन जो है विच इज़ इन्वॉल्व इन tRNA's रिकॉग्नाइजेशन एंड स्टेबिलिटीज। तो डी जो है, डी लूप जो है, जो डी आर्म है, ये किसके लिए है, tRNA के रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, और स्टेबिलिटी के लिए। आप देखते हो कि डी आर्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। स्टेबल होना भी तो ज़रूरी है ना, 2D स्ट्रक्चर है भाई, स्टेबल करना ज़रूरी है। तो स्टेबिलिटी के लिए डी है, और कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन्स जो है पेयर करने के लिए एंटीकोडॉन लूप है। वेरिएबल लूप पे आप देखते हो कि ये लेंथ में वेरीज करते हैं, और ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे tRNA को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कलर करना भूल गई। देखिए, ये जो पोर्शन है, दिस इज़ योर वेरिएबल। तो वेरिएबल लूप जो है वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखते हो प्रोवाइड करता है, और
आर्म जो है यहाँ पर आपको स्यूडो यूरेडीन देखने को मिलेगा, और ये आपके राइबोसोम जो है उनके इंटरेक्शन के साथ काम आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन समझ में आया? अलग अलग इनके कार्य समझ में आए? मैं जितने अच्छे से समझा पा रही थी, जितने ईजीनेस मैं कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले तो भाई ये जो 2D स्ट्रक्चर है ये बना क्यों है? तो ये 2D स्ट्रक्चर बना है बिकॉज ऑफ द इंट्रा बेस पेयरिंग, इंट्रा मॉलिकुलर बेस पेयरिंग आप बोल सकते हो। ठीक है, तो उसके वजह से ये आपको लीफ क्लोवर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि 2D स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो इनके पास एक एंटीकोडॉन लूप होता है। ठीक है, दे हैव एन एंटीकोडॉन लूप, और ये एंटीकोडॉन लूप पे ही क्या होती है? पेयरिंग होती है। कॉम्प्लीमेंट्री जो कोडॉन्स हैं mRNA के, उनका फॉर्मेशन होता है, पेयरिंग होती है। अगर मैं बात करूँ हमारे टी आर्म की, तो टी आर्म जो है वो राइबोसोम से इंटरेक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इंटरेक्शन विद द राइबोसोम। इफ़ आई टॉक अबाउट द वेरिएबल्स, जो लूप हैं जो कि लेंथ में वेरीज करते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है tRNA को। ठीक है, वहीं हमारा जो डी आर्म है, डी आर्म जो है इसके पास डाईहाइड्रोयूरेडीन होता है जो कि रिकॉग्नाइजेशन एंड स्टेबिलिटी का कार्य करता है। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब इम्पॉर्टेंट तो है ही, और काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेड वे में मैंने आपको बताया है। जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, इन रियलिटी हमारे tRNA जो हैं वो एक कॉम्पैक्ट एल शेप जो है उसको फोल्ड किए हुए हैं, और ये इंटरेक्शन है, डिफरेंट लूप्स के इंटरेक्शन की वजह से ये स्ट्रक्चर बना है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमारे tRNA को अलाउ करता है कि वो राइबोसोम के अंदर जाके फिट हो पाए, उनके साथ अलाइन कर पाए, और mRNA का ट्रांसलेट कर पाए, उसको प्रोटीन बना पाए। तो आपको ये समझ में आया कि tRNA ने ये जो रूप है इसको क्यों धारण किया है। वहीं तो नहीं कुछ होता है, मैंने अभी बोला कि वहीं तो मैं नहीं कुछ पढ़ा रही हूँ। ये जो है ये इस वजह से ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है बिकॉज ये स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। ये स्ट्रक्चर आगे चल के राइबोसोम में फिट होगा, और राइबोसोम ही आप जान रहे हो कि प्रोटीन का सिंथेसिस कराएगा। समझ रहे हो? फिर फंक्शन क्या है इस क्लोवर लीफ मॉडल का? तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। स्पेशल अरेंजमेंट्स आपको देखने को मिलती हैं tRNA में, जितने भी फंक्शनल रीजन्स हैं जैसे कि टी डी, उसके बाद एक्सेप्टर स्टेम, एंटीकोडॉन, ये सब आपको काफ़ी आसानी से देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो वी आर डन विद द tRNA स्ट्रक्चर। इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, टेक इट। ठीक है, नाउ मैंने काफ़ी कुछ लिखा है tRNA के बारे में, अब समझिए। Contain the anticodon triplet sequence that the base pair with the complementary mRNA codon during translation. When tRNA is fully folded, it forms a L-shaped tertiary structure where the acceptor stem contains CCA sequence and the anticodon loops are positioned at the opposite side. तो ऊपर वाला जो है वो CCA sequence contain करता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। देखिए ये रहा CCA, है ना, CCA सीक्वेंस जो कि चार्जिंग के काम आएगा। अब याद रख लेना, C फॉर चार्जिंग, C फॉर CCA, हर चीज़ की तो ट्रिक बता ही रही हूँ। tRNA कंटेन करता है सेवरल मॉडिफाइड बेसिस, जैसे कि इनमें स्यूडो यूरेडीन पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, किस रीजन में पाया जाता है, अभी मैंने आपको बताया। तो स्यूडो यूरेडीन हमारे टी आर्म में पाया जाता है, वहीं अगर मैं डाई हाइड्रो यूरेडीन की बात करूँ तो वो हमारे डी आर्म में पाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, जो कि स्टेबिलिटी एंड फंक्शन के काम आते हैं। तो यूरेडीन जो स्यूडो यूरेडीन एंड डाई हाइड्रो यूरेडीन है, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरेक्शन स्टेबिलिटी। ठीक है, इसके लिए take the screenshot and we are done with our tRNA section. Now let's move on our okay, ये भी है, this is your leaf clover structure, ठीक है, और this is your L shaped structure. okay, समझ में आया? Now tRNA मॉलिक्यूल जो है हाईली फ्लेक्सिबल होता है, अडॉप्ट कर लेता है डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशन। कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ, लाइक किसी भी पजल में उसको फिट करो वो फिट हो जाएगा, तो अपनी कॉन्फॉर्मेशन चेंज कर, अपना शेप जो है वो चेंज करता रहता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस के दौरान, वाइल इंटरेक्टिंग द राइबोसोम्स एंड mRNA। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ये याद रखना। नाउ rRNA की मैं बात करूँ तो इसे हम राइबोसोमल RNA बोलते हैं। एक टाइप का RNA है जो कि राइबोसोम का पार्ट है। एक सेलुलर स्ट्रक्चर होता है हमारा राइबोसोम, एक सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है। ओके, rRNA जो है ये मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं mRNA को पढ़ने के लिए, उन्हें ट्रांसलेट करने। अब भाई ये बताओ, मैं तुम्हें बोल दूं कि हिंदी को तुम इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, पढ़े लिखे होगे तभी तो कर पाओगे ना, नहीं अगर तुम नहीं पढ़े हो
तो तुम कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो वैसे ही जो हमारा आरएनए है ना, वो हमारे टीआरएनए और एमआरएनए से ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है। अब आरएनए फुल एकदम फ्लेक्स करते हुए जाता है, कहता है कि अच्छा ये बात है, इसको ट्रांसलेट करना है, आई एम द पढ़ा लिखा गाय, ठीक है। तो आरएनए आते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, ये मैसेंजर जो आरएनए है इसको ट्रांसलेट करते हैं किस में ट्रांसलेट करेंगे, अमाइनो एसिड्स में। ओके, अमाइनो एसिड फिर आगे चल करके क्या करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेता है। और ये जो अभी आप देखो ना, आप एक बात देखो, समझो, जो एमआरएनए है, ठीक है, एमआरएनए जो है ये प्रोटीन बना रहा है। अब प्रोटीन बनाने के लिए वी नीड राइबोसोम, एंड राइबोसोम कैसे बनेगा, आरएनए जो है वो बनाएगा। तो ये यूज़ हो गया एमआरएनए का, ठीक है, यहाँ यूज़ हो गया आरएनए का। और क्योंकि आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है, बट किस वे में सिंथेसिस होगा वो ट्रांसलेट कर दे रहा है। अब मेरी बात समझो, पढ़ा लिखा बंदा है, ट्रांसलेट कर दे रहा है बहुत अच्छे से, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे रहा है, बट असिस्टेंस की ज़रूरत है, असिस्टिंग करनी है कि अच्छे से वो ट्रांसलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। भले पढ़ा लिखा है बट अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमारा टीआरएनए देखता है। तो टीआरएनए जो है ये असिस्ट करता है बाइंडिंग को, कि हर एक अमाइनो एसिड अच्छे से बाइंड हो और एक स्पेसिफिक प्रोटीन जो है उसका फॉर्मेशन हो पाए, ठीक है। तो आपको तीनों आरएनए का काम समझ में आया कि एमआरएनए क्या है, आरआरएनए क्या है और टीआरएनए क्या है। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट। एमआरएनए हमारा क्या है, मैसेंजर आरएनए। राइबोसोमल जो है वो आपका राइबोसोम का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क उसे प्रोवाइड करता है। राइबोसोमल प्रोटीन के साथ ये कंबाइन होता है और राइबोसोमल सब यूनिट्स बनाता है। नाउ दीज आर द यूनिट्स, ठीक है। कैसे बनाता है भाई, देख लो, जो आरएनए है, ठीक है, जो आरएनए, एक मिनट, जो आरएनए है ये किसके साथ प्लस मतलब एडिशन किसके साथ करेगा, राइबोसोमल प्रोटीन के साथ। अब ये जो राइबोसोमल प्रोटीन्स हैं और आरएनएज हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, दोनों जुड़ेंगे और क्रिएट करेंगे ये राइबोसोमल सब यूनिट्स, जिसमें जो हमारा एक होगा लार्ज सब यूनिट और एक होगा स्मॉल सब यूनिट्स। अब ये जो सब यूनिट्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर एसेंशियल फॉर ट्रांसलेटिंग मैसेंजर आरएनए इनटू आवर प्रोटीन, ठीक है। आरएनए के पास ना कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और क्रूशियल रोल प्ले करता है, राइबोसोम्स की एबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, जिससे कि वो प्रोटीन को सिंथेसाइज कर पाए। समझ रहे हो? तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या आरएनए के पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, तो योर आंसर विल बी येस, ठीक है, कि या इनके पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है जिससे कि प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स बिटवीन अमाइनो एसिड्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ठीक है, जिसे कि आप पेप्टाइड ट्रांसफरेज एक्टिविटी के नाम से भी जानते हो। ठीक, समझ गए। नाउ स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि एक लार्ज सब यूनिट है, एक स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है। राइबोसोम्स के पास क्या है, दो सब यूनिट्स हैं, एक लार्ज एक स्मॉल, जो कि बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन के। जो स्मॉल सब यूनिट है वो एमआरएनए के साथ बाइंड होता है और जो लार्ज सब यूनिट है वो प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है। समझे या नहीं समझे, लिख दूं, देखो, लार्ज सब यूनिट क्या कराता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यहाँ पर आप सिंथेसिस कराते हो प्रोटीन का, वहीं पर हमारा स्मॉल सब यूनिट क्या कराता है, तो स्मॉल सब यूनिट जो है ये बाइंड एमआरएनए से करता है, ठीक है। इस तरीके से आप देखते हो कि आपकी जो प्रोसेस है प्रोटीन बनने की वो कंप्लीट हो जाती है। एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए मिल करके आपको एक सुंदर सा प्रोटीन बना करके दे देते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। एक वीडियो देख लो, विजुअलाइज कर लो थोड़ा सा कि कैसे एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर हम जो आरएनए पॉलीमरेज है उसकी बात करते हैं। देन हम इस वीडियो को एंड करेंगे एंड देन हम मिलेंगे सेकेंड वीडियो में, ठीक है। तो विजुअलाइज कर लो थोड़ा।
स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ये कहा था कि अगर मुझे कोई प्रोसेस काफ़ी एक सिक्वेंशियल वे में चलानी है, बहुत अच्छे से चलानी है, तो एक हेड बनना चाहिए, है ना, जो सब पे निगरानी रखे, जो सभी कार्य को आसानी से करवाए। तो वही है हमारे इस ट्रांसलेशन की प्रोसेस में जो पूरा सेंट्रल डोगमा है। अगर आप आरएनए बना रहे हो तो आरएनए पॉलीमरेज काफ़ी ज़्यादा काम आता है, और आपकी यूनिट में आरएनए पॉलीमरेज दिया गया है, तो इसे हमारे लिए पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आरएनए बनाने के लिए। किससे बनेगा? डीएनए टेम्पलेट से बनेगा, और प्रोसेस क्या कहलाएगी? ट्रांसक्रिप्शन। तो बहुत आसानी सा इसका एक आप डेफिनेशन याद कर सकते हो कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के दौरान जो डीएनए का टेम्पलेट रीजन है, उससे आरएनए को बनाने में जो एंजाइम हेल्पफुल होता है, उसे हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। ठीक है, काफ़ी आसान शब्दों में बताया। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, और यही बना रहा है ये mRNA, एंड दिस इज आवर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इस डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हुआ, और ये ब्लू वाला पूरा है आरएनए पॉलीमरेज, ये पूरी प्रोसेस कराता है। देखिए, प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वो सिंगल होते हैं, सिंगल एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। यूकैरियोट्स के आरएनए पॉलीमरेज डिफर करते हैं, ये मल्टीपल एंजाइम्स होते हैं, लाइक पोल 1, पोल 2, पोल 3, और डिफरेंट टाइप के आरएनए टाइप्स भी इनमें देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा कि हमारे प्रोकैरियोट्स में सिंगल एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, और वहीं हमारे आरएनए पॉलीमरेज में हम जब ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं, भूल तो नहीं गए ना? मुझे ये बताओ, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रहा है ना? ट्रांसक्रिप्शन मैंने पढ़ाया, तो अभी प्लीज़ याद रखना कि डीएनए से आरएनए बन रहा है, ठीक है। तो जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होगा हमारे प्रोकैरियोट्स में, तो वहाँ पर एक ही टाइप का एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन वहीं जब यूकैरियोटिक में डीएनए से आरएनए बनेगा, तो मल्टीपल एंजाइम्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि पोल 1, पोल 2, पोल 3, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रोकैरियोट्स में हम बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेते हैं कि बैक्टीरिया का क्या हाल चाल है, इसमें कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है। इन बैक्टीरिया जो आरएनए, देखो, आरएनए पी एंजाइम होता है जो कि प्रोड्यूस करता है एमआरएनए और नॉन कोडिंग आरएनए। तो जो हमारा आरएनए पी है वही एंजाइम प्रोड्यूस करता है एमआरएनए, और वही नॉन कोडिंग आरएनए भी बनाता है, ठीक है। ये एंजाइम लार्ज मॉलिक्यूल से बना होता है एंड कंसिस्ट करता है 5 सब यूनिट, ठीक है। बीटा डैश, बीटा, ये सब नाम है, ठीक है। जो बीटा डैश है, ऊपर आप बीटा डैश ही पढ़ते हो आई थिंक, है ना। इट इज़ द लार्जेस्ट सब यूनिट, एंड इसके पास होता है, देखो मैंने क्या बोला, 5 सब यूनिट हैं, एक ही आरएनए पी है, ठीक है, एक ही आरएनए पॉलीमरेज है। ये आरएनए पी मत सोचना कि दीदी अभी आरएनए पी क्या है, नया कुछ नहीं है बाबा, आरएनए एंड पी फॉर पॉलीमरेज। तो एक ही आरएनए पॉलीमरेज है, लेकिन इसके 5 सब यूनिट है। जैसे मैंने राइबोसोमल में दिखाया ना कि 2 सब यूनिट थी, वैसे ही जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज जो है, जो हमारे बैक्टीरिया में पाया जाएगा, उसके 5 सब यूनिट हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब पाँचों का क्या नाम है, सबसे बड़ा कौन सा है, ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला है बीटा डैश, ये सबसे लार्जेस्ट होता है, तो पता चल गया कि पाँचों में सबसे लार्जेस्ट बीटा डैश है, ठीक है। ये कंसिस्ट करता है एक्टिव सेंटर, जो कि हमारे आरएनए की सिंथेसिस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बैक्टीरिया में कैसे आरएनए बन रहा है, जो बीटा डैश है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सब यूनिट है, उसमें एक एक्टिव सेंटर होता है जो कि आरएनए की सिंथेसिस हमारे बैक्टीरिया में करवा रहा है। आरएनए कहाँ से आ रहा है? डीएनए से आ रहा है। बैक्टीरिया की बात कर रही हूँ। जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आरएनए पॉलीमरेज काम आता है हमारे बैक्टीरिया और हमारे यूकैरियोट दोनों सेल में। इफ़ आई टॉक अबाउट द पर्टिकुलरली बैक्टीरिया की मैं बात करूँ, तो इसमें 5 सब यूनिट्स पाए जाते हैं आरएनए पॉलीमरेज के अंदर, ठीक है। ये 5 सब यूनिट में जो पहला सब यूनिट है, जो कि सबसे लार्जेस्ट सब यूनिट है, उसका नाम है बीटा डैश, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है आरएनए की सिंथेसिस के लिए, ठीक है। नाउ बीटा इज द सेकेंड लार्जेस्ट, ये सेकेंड लार्जेस्ट सब यूनिट होता है, और यहाँ पर आपको रिमेनिंग पोर्शंस दिखेंगे एक्टिव सेंटर के, ओके। देन हमारा आता है अल्फा जो है ये थर्ड लार्जेस्ट सब यूनिट है, और ये रिप्रेजेंट करता है 2 कॉपीज, जिसमें ए फर्स्ट एंड ए सेकेंड ये पाए जाते हैं। फिर हमारा 4th है जो कि स्मॉलेस्ट सब यूनिट है, और ये फैसिलिटेट करता है आरएनए पोल एंजाइम को, और आरएनए पोल जो है ये बाइंड करता है हमारे सिग्मा फैक्टर से, ठीक है। किससे? सिग्मा फैक्टर, जो कि हमारा ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन फैक्टर है, इससे ये क्या करता है? बाइंड करता है, और फिर ये आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम का फॉर्मेशन करता है, जो कि रिड्यूस करता है आरएनए पॉलीमरेज की एफिशिएंसी, और आप देखते हो कि यहाँ पर आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है।
बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बस जितना मैं बोल रही हूँ उतना समझ लो, बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में मैंने बोला कि आरएनए के पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लाइक पोल 1, पोल 2, पोल 3। तो आरएनए के पास डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स हैं। आरएनए पोल 1 जो है ये सिंथेसाइज कराता है प्री आरएनए सब यूनिट जो कि राइबोसोम का फॉर्मेशन करेगा। आरएनए पोल 2 जो है ये प्रिकर्सर होता है माइक्रो आरएनए का, एसएनआरएनए का एंड एमआरएनए का, ठीक है। तो मैसेंजर हो गया, माइक्रो आरएनए हो गया, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए हो गया, इन सभी को बनाने के लिए जो प्रिकर्सर होता है, जो चाहिए ही चाहिए, इसी से बनेगा ये तीनों। तो ये बनाने के लिए हमें आरएनए पोल 2 चाहिए, और आरएनए पोल 3 जो है ये प्रिकर्सर, ये सिंथेसाइज करता है टीआरएनए, और साथ ही साथ में ये आरएनए एंड स्मॉल आरएनए का ये प्रिकर्सर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यूकैरियोट्स में अगर मुझे राइबोसोमल आरएनए बनाना है तो मुझे कौन से आरएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत पड़ेगी? तो आरएनए पोल जो है, पोल इज़ पॉलीमरेज, डोंट कंफ्यूज, पोल इज़ पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 is responsible for rRNA synthesis, RNA polymerase 2 is responsible for mRNA, and RNA polymerase 3 is responsible for tRNA. I think I am clear with this point. अब मैंने tRNA, mRNA and आपका जो rRNA है, इन सभी के कैरेक्टरिस्टिक आगे ही बता दिए हैं और सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है। rRNA4 जो है, ठीक है, ये क्या करता है, ये फाउंड होता है प्लांट्स में पाया जाता है, और ये सिंथेसाइज करता है एसआई साइलेंस आरएनए जो कि जीन एक्सप्रेशन कराएगा। तो याद रखिएगा कि RNA4 जो है ये पर्टिकुलरली आपको प्लांट्स में देखने को मिलता है, एंड यू आर स्टडिंग बॉटनी, तो ये याद करना जरूरी हो जाता है। RNA जो पॉलीमरेज 5 है, ये भी आपके साइलेंस आरएनए जो हमारे प्लांट्स में होते हैं उनको बनाने के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज 4 एंड 5 आपको प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, और दोनों ही साइलेंस आरएनए के सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टूडेज वीडियो, दिस इज़ ऑल अबाउट द RNA polymerase, the transcription, the translation, the central dogma. ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। वीडियो लंबी थी बट वर्थफुल थी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हमारा क्लास 2 हो, एंड फिर हम चलेंगे पेपर 1 पे, एंड वहाँ पे नाइट्रोजन एसिमिलेशन एंड नाइट्रोजन जो मेटाबॉलिज्म है उसे हम कंप्लीट करेंगे। Okay, so thank you for watching the video, and if you are new on my channel, so please don't forget to like, share and subscribe to this channel, and meet you in the next video. If you have any query, so please comment down, and if you want to check the playlist of this BSc 5th semester, so you can visit my channel also. Okay, now let's meet in the next video. Bye bye, take care, be happy, bye bye.